नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ आसिफ रशीद। शुरुआत खबरों की। सबसे पहले बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनने चंपावत का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उन्होंने बनबसा के अंदर भारत नेपाल सीमा के पास लैंड पोर्ट निर्माण का एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना दोनों देशों के संबंधों को और भी अधिक सुदृढ़ करेगी, मजबूत बनाएगी। बनबसा के अंदर, जहां पर गुदमी क्षेत्र के अंदर 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये लैंड पोर्ट का निर्माण भारत सरकार ने हाथ में लिया है, जिसमें उत्तराखंड की सरकार का भी अहम रोल है, जो क्षेत्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक विकास को नई दिशा देने का काम करेगी। सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। एक लैंड पोर्ट क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। की प्रगति का जायजा भी लिया और अधिकारियों को कार्य की इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान टकनपुर का भी दौरा किया और इस खास मौके पर उनने शारदा कॉरिडोर परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये परियोजना क्षेत्र के आर्थिक और लॉजिस्टिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, इसलिए इस पर सही काम हो। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनता को इस परियोजना से लाभ मिले, जल्द से जल्द इस पर काम हो, किसी भी प्रकार की देरी इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने भी परियोजना की वर्तमान स्थिति या स्टेटस और आगामी कार्य योजना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी। और आप सब ने मेरे यहाँ पहुंचने पर, मैं जनपद चंपावत की सीमा में पहुंचा, आप सभी ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने मुझे तिलक लगाकर मेरा स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग माताओं ने आशीर्वाद दिया, सर में फूल रखे। हमारी बहनों ने हमारा द्वितीय त्योहार, जो बहुत ही हमारा परंपरागत और हमारे पूर्वजों के द्वारा लंबे समय से मनाया जाने वाला त्योहार है, उसकी भी आज उनको शुभकामनाएं दी, सिर भी पूजा। तो मैं आप सबका, आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, माताओं बहनों का भी, मैं सभी का अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आज जनपद चंपावत के 19 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी योजनाएं जब ये पूर्ण हो जाएंगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के एक स्तंभ के रूप में यहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोग में आने वाली है। भाइयों बहनों, अभी मैंने शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ ही शारदा घाट के कुछ पुनर्विकास कार्यों का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। ये केवल एक परियोजना की शुरुआत भर नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, हमारी धरोहर और हमारे विकास के प्रति हमारा एक संकल्प है, हमारी एक प्रतिज्ञा है
कि यहाँ पर शारदा रिवर फ्रंट बनेगा और शारदा रिवर फ्रंट निश्चित रूप से इस क्षेत्र की संस्कृति का जो हमारा प्रतीक है, मां शारदा, शारदा नदी और इसके आसपास के स्थानों को मिलाकर बनने वाला शारदा कॉरिडोर भविष्य में इस पूरे क्षेत्र का, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो या धार्मिक विकास हो, पर्यटन के क्षेत्र में हमारी समृद्धि हो, उन सभी का एक केंद्र बनेगा, उसकी एक धुरी बनेगी। और मां पूर्णागिरी के और मां शारदा के आशीर्वाद से ये कार्य हमारा आगे बढ़ेगा। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में जल संस्थान और जल निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को मौके पर ही जनहित को ध्यान में रखते हुए पेयजल से संबंधित सभी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने इस खास अवसर पर यमुना पेयजल पंपिंग योजना के माध्यम से मसूरी में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा और स्पष्ट किया कि पेयजल जैसी आवश्यक सेवा में भी किसी तरीके से कोई लापरवाही हो, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर जहां सरकार इस समय तमाम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं राज्य के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी गर्मी नजर आ रही है और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल या यूकेडी ने एक बार फिर से चुनावी तैयारियां शुरू करते हुए विधानसभा स्तर पर अपने कार्यक्रम सक्रिय कर दिए हैं। यूकेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष कैप्टन राकेश ध्यानी की तरफ से ये बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ता सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में विशेष रूप से जाकर जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और अधिक से अधिक लोग दल में जुड़ें, इसके लिए प्रयास हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यूकेडी जो आज के समय में राजहित के मुद्दों को लेकर प्राथमिकता देते हुए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का कार्य जारी रखेगी। और आपको बिल्कुल जैसे अन्य पार्टियां लगी हुई हैं, उसी तर्ज पे हमारी पार्टी भी अपने 2027 के चुनाव में तैयारी में है। रही बात अध्यक्ष के चुनाव की, तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो जारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को उसका ईमेल भी किया हुआ है कि 3 महीने के अंदर हम अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे, चाहे वो सर्वसम्मति हो या लोकतांत्रिक तरीका जो इलेक्शन का तरीका है उससे हो। तो ये नहीं है कि हमने अगर हमारा अध्यक्ष नहीं बना है तो हम जो है अपना विधानसभा के चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे। हमारे हर जिले में कार्यकारिणी तैयार है, हमारे जिला अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और जिला अध्यक्षों ने अपने नीचे कार्यकारिणी ब्लॉक लेवल तक या नीचे लेवल तक उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बना ली है और सभी लोग पूरे जोर शोर से 2027 के चुनाव में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम 3 महीने का टाइम हमने इलेक्शन कमीशन से लिया हुआ है, लेकिन हम आपको आश्वासित करते हैं कि महीना या 1.5 महीने के अंदर, शायद 15 नवंबर 20 नवंबर से पहले हम आपको नया अध्यक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद जो जोश और ऊर्जा के साथ हम 2027 के चुनाव में जाएंगे वो देखते ही बनेगा। इस समय लोगों का रुझान है हमारी तरफ, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आए हमारे पास और 2027 के चुनाव की तैयारी करें। और बिल्कुल हम सब लोगों को साथ लेके और इस बार के 2027 के चुनाव में हम कुछ हटके करके दिखाएंगे जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ, वो इस बार विधानसभा चुनाव जो 2027 में उसके हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल जैसे अन्य पार्टियां। उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत संगठन तैयार करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश और जिलों के कार्यकारिणी का गठन किया गया और पुराने और नए प्रवक्ताओं को शामिल करते हुए प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी गई है। इस बीच प्रदेश प्रवक्ता बनने पर कमलेश रमन ने शीर्ष नेतृत्व, सरकार और मीडिया साथियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो संगठन के प्रति उनका समर्पण सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी की नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार में वो निरंतर सक्रिय रहेंगे और संगठन को बेहतर करने के लिए या उसके उद्देश्य को बढ़ावा देते रहेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, माननीय अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, संगठन मंत्री हमारे अजय जी का, मंत्री जी का, मैं सबका, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक बार पुनः
मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया और दोबारा मुझे प्रवक्ता के रूप में नियुक्त करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि मैं पार्टी ने जो उम्मीद मुझसे रखी है, उस उम्मीद से बढ़कर के मैं अपने संगठन के लिए काम करूं, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रचार प्रसार मेरे एक प्रवक्ता के माध्यम से हो सकता है, मैं उसको करूं और खाली प्रवक्ता ही नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अपने संगठन को बढ़ाने का काम करूंगी। जो विश्वास मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर जताया है, मैं उसके ऊपर पूरा खरा तोड़ने की कोशिश करूंगी। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है, मुझे हमेशा प्रोत्साहन करने का काम किया है। तो मुझे अपनी पार्टी के ऊपर और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इधर बीजेपी के साथ साथ देहरादून में कांग्रेस की तरफ से भी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं और पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार ने दून पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि कुछ पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर छोटे कारोबारियों या ठेली लगाने वालों को भी बिना वजह परेशान कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा की गई इस परमिशन के बावजूद भी कार्रवाई की काफ़ी इसका विरोध हो रहा है और उनके अनुसार उनकी ठेलियों को परमिशन होने के बावजूद भी थाने में बंद किया जा रहा है, जिससे ठेली वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। पूर्व विधायक राजकुमार ने पुलिस से ये मांग की है कि ठेली वालों को परेशान न किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान करें। बगैर परमिशन जो लोग हैं उन पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन जिनके पास परमिशन है वो अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें, परिवार का भरण पोषण कर सकें, इसके लिए उन्हें तंग न किया जाए। लगातार इस दिनों से ठेली पटरी वाले जो फल सब्जी और इत्यादि कपड़े उपड़े लगाते हैं, जो चलती फिरती ठेलियों को कई स्थानों पर घुमाकर अपना सामान बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है और उनकी ठेलियां उठाकर कोतवाली या थाने में बंद कर दी जाती है, जिससे उनके फल सब्जी खराब हो जाती हैं और हजारों रुपए का उनको खामियाना भुगतना पड़ता है, नुकसान भुगतना पड़ता है। आज सभी लोग इकट्ठा हुए और हमने एसपीसीडी से मांग करी है इसमें कि जिन लोगों को नगर निगम ने लाइसेंस दे रखा है और जिन लोगों को नगर निगम द्वारा लोन भी दिया गया है, उन लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, उन लोगों को परेशान ना किया जाए। अगर उनको लगातार इसी प्रकार परेशान करते रहे या तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गरीब आदमी आजकल काम धाम है नहीं है, कहीं पे भी हर जगह नौकरियों में बैन लगा हुआ है, ठेली या कुछ काम करके मजदूरी करके दो रोटी खा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उनको लगातार पुलिस या नगर निगम के लोग प्रताड़ित करते हैं। और जिन स्थानों पर सब्जी मंडियां लगी है, उन स्थानों पर भी बार बार उन लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। हमारा कहना यह है कि या तो उनको कहीं आप स्थान सब्जी मंडी का दे दें या फल विक्रेताओं को दे दें, लेकिन उनको इस प्रकार का प्रताड़ित। महाभारत में कर्ण के रूप में प्रसिद्ध वरिष्ठ अभिनेता पंकज धीर जी के आत्मा की शांति हेतु उनके परिवार ने एक बार फिर से परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में विशेष शांति पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके पुत्र निकेतन धीर व परिवार के अन्य लोग, जिनमें स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जो इस अवसर पर मौजूद थे, जिनके साथ भेंट कर उनकी समृद्धियां भी साझा की गई। स्वामी जी ने कहा कि पंकज धीर केवल अभिन्न में नहीं बल्कि संस्कारों और जीवन मूल्यों में भी कर्ण जैसे ही थे। उदार, विनम्र और प्रेरणादायक उनकी तरफ से उनके अनुसार उनका जीवन था। इस बीच धीर परिवार ने एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री और सिनेमा जगत में हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। देहरादून में दून पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की गई है और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और ये सख्त एक्शन अलग अलग जगहों पर शुरू हुआ। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में देर शाम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सड़क किनारे और गाड़ियों में शराब पी रहे 18 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। सभी को थाने लाकर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 4500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सड़क पर या अलग अलग जगहों पर जिन्हें पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश हो रही है, यहां कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान शहर में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने के उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देहरादून में प्रदेश में हजारों आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट लंबे समय से रोजगार और लाइसेंस संबंधी सुविधाओं के अभाव से मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 100 आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर संचालित हैं, जबकि लगभग 4000 प्रशिक्षित फार्मासिस्ट नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट महासंघ ने सरकार से मांग की है कि नए पद सृजित किए जाएं और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस सुविधा को आसान किया जाए, ताकि अलग अलग जगहों पर एलोपैथिक मेडिकल स्टोरों में भी आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण आसानी से हो सके और साथ साथ आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य करने के लिए भी आदेश जारी किए जाएं। इससे प्रदेश में उनके अनुसार पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी से दूर और बाहर निकलने का अवसर मिलेगा और बेरोजगारी की दर कम भी हो सकती है। मेरा नाम नीरज है। आज हमने सचिवालय में जाके बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट संगठन का एक ज्ञापन दिया है। उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, पहला ये है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की जो है कि नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, क्या नए पद सृजित नहीं हो पा रहे हैं। अगर नए पद नहीं है सरकार के पास तो इतने कॉलेज क्यों बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, अभी तक आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथ के तर्ज पर लाइसेंस अलाउ नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक हर गली मोहल्ले की दुकानों में भी आयुर्वेदिक दवाइयां बिक रही है। ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के साथ? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथ के तर्ज पे जो है लाइसेंस अलाउ होना चाहिए। हमारी मेन मुद्दा यही है कि नए पद सरकार जल्द से जल्द सृजित करे और हमें जो है एलोपैथ के तर्ज पे लाइसेंस दें। इसके लिए हम आज सचिवालय भी गए थे और आने वाले टाइम में हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और अगर उसके बाद भी अभी हमने पत्राचार के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को सूचना दी थी। अगर इस आगे जो भी हमारा वो अगर इस संबंध में कोई रिस्पांस नहीं आता है वहां से, तो फिर आगे हम बड़ा इसमें आंदोलन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी, उनकी मां, बहन और अन्य परिजन जो शुक्रवार को देवभूमि हरिद्वार पहुंचे, जहां उनके छठ पर्व के अवसर पर पावन गंगा में डुबकी लगाई और विशेष पूजा के जरिए आगे बढ़े और हर की पैड़ी में पूजा अर्चना के साथ उन्होंने एक बार फिर से इस दिन को विशेष बनाया। परिवार ने इस दौरान श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान कर एक बार फिर से गरीबों को भोजन वितरित करने का काम इस हिस्से के अंदर किया और यात्रा पूरी तरीके से निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसके लिए नगर कोतवाली की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। धोनी परिवार ने इस धार्मिक यात्रा के दौरान मीडिया से भी दूरी बनाए रखी और आस्था व भक्ति के वातावरण में समय बिताने का एक प्रयास सफल रहा। बेटा आप भी दे दो भैया, एक इनसे दिलवा। इधर हरिद्वार के अंदर जहां सामाजिक संस्था गर्गी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 10 स्ट्रेचर ट्रॉली देने का काम किया गया, जो दान के शक्ल में उन्हें दी गई और इस उपहार से गंभीर मरीजों को एक बार फिर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में और सुरक्षित महसूस कराने में मदद मिलने वाली है। इस बीच एम्स में जहां पर जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार की तरफ से भी जानकारी देते हुए कहा गया कि मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण उपलब्ध संसाधन कई बार पर्याप्त नहीं होते। ऐसे में ट्रस्ट द्वारा ये कदम सराहनीय है, जिनकी तरफ से मदद के लिए सबसे पहले पेशकश की गई थी। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले वर्ष भी संस्था की तरफ से 25 व्हीलचेयर दान की गई थी और इस बार ट्रॉली स्ट्रेचर्स अस्पताल प्रशासन को दिए गए और इस अवसर पर अस्पताल और ट्रस्ट के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जहां पर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में इन स्ट्रेचर्स का आसानी से उपयोग हो सकेगा। देहरादून में मेयर सौरभ थपलियाल की तरफ से नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग और सफाई निरीक्षक की समीक्षा बैठक ली गई। इस बीच दीपावली के विशेष अवसर पर इसके बाद से ही सफाई का कार्य शुरू हुआ है और अभियान की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच उन्होंने जानकारी दी कि 11 अक्टूबर से अब तक 1063.73 टन अतिरिक्त कचरा अलग अलग जगहों पर जमा किया गया है, जिससे शहर की स्वच्छता में सुधार हुआ है। त्योहारों के इस मौसम में इस दौरान प्रतिदिन 100 से 150 टन अतिरिक्त कचरा उठाया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हुई। निगम की तरफ से अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉलियां, वाहनों और ईंधन की व्यवस्था भी की गई है, इसकी जानकारी दी गई। साथ साथ ये भी कहा गया कि ग्रीन वेस्ट उठान के लिए भी प्रतिदिन 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां
विभिन्न जगहों पर तैनात कर दी गई हैं। बैठक में नगर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी और साथ साथ सभी वार्ड निरीक्षक भी मौजूद रहे। चलिए, उत्तराखंड स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।